जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, KF2 मॉक की डिस्कशन शुरू करते हैं। अच्छा माय डियर, जो पहला सवाल था, शेख सलमान इज पार्टनर इन 2 AOPs, सन लार्क एंड वीनस लेंस। अब 2 AOPs थी सवाल में, बोथ SL एंड VL आर इंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ केमिकल्स। ये केमिकल्स बेच रहे हैं। SL एंड VL इज ओन्ड बाय 2 इक्वल पार्टनर्स। 2 इक्वल पार्टनर्स का मतलब है एक शेख सलमान होगा, एक दूसरा होगा। मिस्टर शेख सलमान ऑल्सो ओन्स अ शॉप इन द नेम मार्स लोटस। अब मैंने एमएल का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किया, मैंने फिर शेख सलमान का न्यूमेरिकल सॉल्व किया था, क्योंकि शेख सलमान ऊपर लिख दिया था एमएल की बजाय। एमएल तो उसकी दुकान का नाम है ना। एमएल इज इंगेज इन द ट्रेडिंग ऑफ फलां एंड फलां। 1 लाख साइंटिफिक सर्च बेल्जियम में है, माइनस करने की इजाजत नहीं थी। सवाल में उसने लिखा हुआ टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स फॉर अबव 3 पर्सन। टैक्सेबल इनकम 3 कॉलम बना के निकालें, यानी टैक्सेबल इनकम आपने इस तरह निकालनी थी, 3 कॉलम बना के। किसी ने कुछ ना किया हो तो मार्किंग स्कीम वाले कोई एक डेढ़ 2 नंबर काट लें ओवरऑल, और बाकी टैक्स लाइबिलिटीज फिर अलग अलग सबकी निकालनी थी। अच्छा जी, साइंटिफिक सर्च नॉट अलाउड हो जानी थी क्योंकि बेल्जियम में है। सिक्योरिटीज माइनस करके सिक्योरिटीज पे अलग टैक्स रेट लगा देना था, सिक्योरिटीज पर अलग टैक्स रेट लगा देना था। सिक्योरिटीज को माइनस करके, बहुत पुरानी थी, 0% रेट लगना था, क्योंकि सवाल 2012 का है। अच्छा जी, इसके बाद सैलरी एक्सपेंस है 40,000 टू इक्वल पार्टनर्स एवरी मंथ, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 भी करना था, मल्टीप्लाइड बाय 12 भी करना था। कमीशन शेख सलमान को दिया जा रहा है, ये भी बिजनेस का खर्चा नहीं है। बिल्डिंग में यार, वेयर द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन द डिस्पोजल ऑफ बिल्डिंग एक्सीड द कॉस्ट, तो वो बीवी का फॉर्मूला एक्सटेंड करके करना था। उसके बाद ये स्टाफ लोन बैड डेट नहीं होता, क्योंकि ये पास में इनकम में नहीं गया होता। बैड डेट का सेक्शन खोल के देखिएगा यार, ये पर मंथ नहीं थी सैलरी, बस 30,000 को 2 से ज़रब देना था। सेल प्रमोशन एक्सपेंसेस को इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। हर वो खर्चा जो 1 साल ज़्यादा का फ़ायदा दे, उसको इंटेंजिबल के तौर पे रिकॉर्ड किया जाता है। ये पेनल्टी अलाउड थी, कोई मसला नहीं था। टेक्निकल सर्विसेज जो है वो, ये उस पर टैक्स नहीं काटा, किसी पेमेंट पर टैक्स ना काटें, वो भी नॉट अलाउड हो जाती है। बैड डेट रिकवर एक आसान एडजस्टमेंट थी। गेन ऑन गाड़ी आसान एडजस्टमेंट थी, गाड़ी वैसे भी 75 लाख से महंगी नहीं थी। और गेन ऑफ सेल ऑफ शेयर्स प्राइवेट कंपनी का आया है, इसमें से कैपिटल गेन आया है, ये नॉर्मल रिजीम वाला है, इसमें से इसका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस माइनस करना था माय डियर पिछले साल का। अकाउंटिंग डिप्शन आ रही है, इन तीनों को उल्टा देना था आपने। टैक्स डेप्रिसिएशन आप लोगों ने माइनस एंड पे करनी थी। टैक्स डेप्रिसिएशन में आप लोगों ने ये भी डालना था 6 लाख डिवाइडेड बाय 3, ये भी इस साल की टैक्स डेप्रिसिएशन थी। तो अकाउंटिंग डेप्शन उल्टा देनी थी, लेकिन पहले आपने पुराने साल का लॉस माइनस करना था प्रायोरिटी में, फिर आपने हमारे साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी, फिर आपने पुराने साल की डेप्रिसिएशन माइनस करनी थी। और वो लिमिट नहीं लगनी थी कि 10 मिलियन से ऊपर नहीं था, अमीरों का न्यूमेरिकल नहीं था। अच्छा, अब जब सॉल्व हो जाना था ना न्यूमेरिकल, देखें अब एसएल का, वीएल का और एमएल का न्यूमेरिकल जब सॉल्व हो जाना था ना, तो फिर आपने सबसे पहले पुराने साल का लॉस माइनस करना था, फिर हमारे साल की डिप्शन माइनस करनी थी, फिर पुराने साल की डिप्शन माइनस करनी थी। और इसका प्रॉफिट ही बेचारे का नहीं बचा, इसकी सारी डिप्रिसिएशन हमारी और पुराने साल की कैरी फॉरवर्ड होनी थी। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, वो जो 2 लाख का इसको लॉस आया था, वर्किंग 2 उड़ा देंगे हम, वर्किंग 2 का तो कोई वो नहीं है। आगे वर्किंग के रेफरेंसेस डले हुए हैं, तो कोई नहीं, वर्किंग 2 लिख के ऐसे लिखा होगा सोल्यूशन में, इसको छोड़ दें। अच्छा जी, अब माय डियर अगला काम क्या करना है? अगला काम माय डियर ये करना है कि जब तीनों की इनकम फ्रॉम बिजनेस निकल आनी थी, इसकी ये और इसकी ये, इसको ले जाना था फेस पे। इसकी ये इनकम, इसकी ये इनकम, इसका तो लॉस है ना, तो इनको ले जाना था फेस पे। इनको जब फेस पे लेके जाना था, तो फिर कैपिटल गेन इनकम इसकी आई थी 4 लाख, इसमें से माइनस कर देना था पुराने साल का लॉस 2 लाख। ये शेख सलमान की कैपिटल गेन इनकम देख लें, 2 लाख, ये 4 लाख। अब इसकी टैक्सेबल इनकम आ गई 7,35,000 और इसकी टैक्सेबल इनकम 7,35,000, इसकी 548,500।
अब क्योंकि ये एओपी है तो इसको डिविजिबल इनकम में लेके जाना था, ये असल बात थी। 5485000 को आपने लेके जाना था डिविजिबल इनकम में और इसको दोनों में तकसीम करना था। ये हिस्सा बन जाना था सलमान का, इसको सलमान के न्यूमेरिकल में लाना था। वो मैं बताता हूं कहां लाना था। अच्छा, जहां तक एसएल का ताल्लुक है तो ये एसएल की टैक्सेबल इनकम आ गई, ये इसके ऊपर टैक्स आ गया, फिर चैरिटी का टैक्स रेट माफ कर दिया, फिर सिक्योरिटीज का टैक्स ऐड किया। इसका लॉस आ रहा था एक कैरी फॉरवर्ड, ये वाला, क्योंकि इसके बिजनेस लॉस तो सारे माइनस हो गए थे, तो इसका लॉस आ रहा था कैरी फॉरवर्ड 750, ये हमने यहाँ शो किया हुआ है। उसके बाद वीएल का जब न्यूमेरिकल सॉल्व होना था तो लॉस था, इसलिए बस ऐसे ही लिख दिया। इसके कैरी फॉरवर्ड होने थे दो, एक इसकी कैरी फॉरवर्ड होनी थी, वर्किंग 6 को देखिएगा, एक इसकी कैरी फॉरवर्ड होनी थी हमारे साल की डेप्रिसिएशन और एक पुराने साल की डेप्रिसिएशन। पुराने साल की डेप्रिसिएशन देखेंगे, ये पुराने साल की डेप्रिसिएशन, हमारे साल की डेप्रिसिएशन और पुराने साल की डेप्रिसिएशन कैरी फॉरवर्ड होनी थी 1030000, और उसके बाद जो है वो इसमें रिक्वायरमेंट में डला हुआ था एंड शो द अमाउंट्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड, वो इधर लिखा नहीं रह गया, माजरत आपके पेपर में डला हुआ था, इसके भी मार्क्स थे 2.5 लाख। डेप्रिसिएशन माइनस लिखें, पॉजिटिव लिखें, बस कैरी फॉरवर्ड करनी है। उसके बाद शेख सलमान की बारी आती है। शेख सलमान का 735 यहां से लाना था, फिर इंडिविजुअल एओपी का पार्टनर था, ये फिगर लानी थी वर्किंग 7 से, जो मैं आपको बता रहा हूं, शेयर ऑफ ईच मेंबर। ओके, इसके बाद वो ज्यादा वाली इनकम और कम वाली इनकम, ये ज्यादा वाली इनकम पे ज्यादा वाला टैक्स और फिर ये कम वाली इनकम पे कम वाला टैक्स आ जाना था। इसका कैरी फॉरवर्ड होना था लॉस 2 लाख रुपया। इसका 2 लाख कैरी फॉरवर्ड तो नहीं होना था, सॉरी, इसका 2 लाख कैरी फॉरवर्ड नहीं होना था, ये तो माइनस हो गया था ना यहाँ पे। इंशाल्लाह आप तक जो सोल्यूशन पहुंचेगा उसमें ये नहीं होगा। डन माय डियर। इनके 7.5 लाख और 2.5 लाख कैरी फॉरवर्ड होने थे, क्योंकि ये नॉर्मल रिजीम के लॉस थे, ये 2.5 लाख और 7.5 लाख। यह जब मेडिकल अलाउंस दिया जा रहा ना तो एक्चुअल खर्चा नहीं देखा जाता। बाकी गाड़ी वाली एडजस्टमेंट थी, आसान थी, और अकोमोडेशन वाली एडजस्टमेंट भी आसान थी। सिक्योरिटी गार्ड 18,000 के 10,000 वो दे रहे हैं, वो नेट हो जाना था। सिक्योरिटी गार्ड के बारे में तो स्पेसिफिक गाइडेंस है। ये थी कॉस्ट ऑफ शेयर और ये थी माय डियर फेयर वैल्यू ऑफ शेयर जब रिस्ट्रिक्शन रिलीज हुई। इन दोनों का डिफरेंस लेना था। बच्चों की स्कूल फीस पे एजुकेशन एक्सपेंसेस का डिडक्टेबल अलाउंस नहीं देना था, वो तब देते हैं जब ये खुद बच्चों की स्कूल फीस दे रहा हो। ये तो एम्प्लॉयर की तरफ से एक बेनिफिट था, ये सैलरी में ऐड होना था। लोन 10 लाख से कम था, इसलिए इस कैलकुलेशन को 64% नहीं लगाना था, ये वाला पूरा हो जाना था। इनकम में ऐड, ये खुशी थी इसकी। सैलरी में खर्चे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो खर्चा टाइप चीज़ है, ये एंड पे माइनस कर देना था। भाई बाहर के मुल्क की डोनेशंस माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, तो बाहर के मुल्क की डोनेशंस आपने माइनस नहीं करनी थी। ये एक मार्क्स गिविंग सवाल था। ओके, नेक्स्ट। ये सेल्स टैक्स में सेक्शन 10 आप खोल के देखिएगा, उसमें लिखा हुआ है किसी एक लॉ में पैसे देने हो और दूसरे लॉ में करने हो तो उन दोनों को आपस में नेट किया जा सकता है, तो ये वाला पॉइंट था पूछा हुआ। उसके बाद चीज़ें आपने बेची हैं, बाद में पता चला कि असल में वो 65 की थी, तो बस देख लीजिएगा सेलर ने क्या कौन सा नोट इशू करना है। इसमें तो वैसे भी हुकूमत को फ़ायदा हो रहा था। ये कोलूजन और डेलिबरेट एक्शन वाला मैंने लिखा हुआ है सेक्शन, ये सेक्शन आपने देख लेना है। सेल्स टैक्स ऑडिट वाला सेक्शन मैंने सोल्यूशन में लिखा है, सेक्शन आपने देख लेना है, वहाँ से आपको याद आ जाएगा। इंपोर्ट्स में 20% कस्टम ड्यूटी नहीं पड़ी हुई भाई, 20% कस्टम ड्यूटी डाल के 18% लगाना था, क्योंकि आपको पता है VOS की डेफिनेशन में वो शामिल है। 80 यूनिट्स आपने बेचे हैं 500 पर यूनिट के, बट आफ्टर 3 डेज एक लड़ाई हो गई, तो 30% चीज़ें 30% एग्री टू एक्सेप्ट द रिटर्न ऑफ 30% सेल रिटर्न रिकॉर्ड कर देनी थी, बस 30% सेल रिटर्न रिकॉर्ड करनी थी। 80 यूनिट का 30% ज़रा 500 सेल रिटर्न, और बाकी जो यूनिट्स बच गए थे उसकी प्राइस को आपने 80 से कम कर देना था। तो ये तो सिंपल था, यानी आपने सेल कम करनी थी। देखें माय डियर, सेल कम करनी थी। एक सेल रिटर्न रिकॉर्ड हो गई,
और एक आपने सेल कम कर दी 70% यूनिट्स की। उसके बाद 20 कार्टन्स थे, कस्टमर ना 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 ये नहीं देखा जाता आप क्या दे रहे हैं, ये देखा जाता है वीओएस क्या है, यानी कि जाने वाली चीज़ की प्राइस क्या है। तो वीओएस के डेफिनेशन में पहला पॉइंट देखिएगा, जाने वाली चीज़ की प्राइस 150 ही है, तो इसको मैंने ऐसे ही निकाल के दोबारा डाला हुआ है। यही करना बेहतर था, -120 करके दोबारा 120 ऐड किया हुआ है, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं। गुड्स एंड ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 15%, नॉर्मली भी ये डिस्काउंट दिया जाता है 15%, तो इसलिए 450 को निकाल के हमने दोबारा डाला हुआ है। अच्छा जी, गुड्स वर्थ रुपी, इसमें ना ये इंग्लिश इसकी इस तरह नहीं लिखी हुई थी, हाँ वो इस फाइल में इस तरह आ गई। गुड्स इंक्लूड discounted price of 4,50,000 which were sold to associate at a trade discount of 15%. शौकत इंडस्ट्रीज, कोई एसोसिएट मेरे मुंह से निकल गया। सोल्ड टू अनरजिस्टर्ड डिस्ट्रीब्यूटर। ओ भाई, आप अगर आप इसका एनएसई नहीं लेंगे अनरजिस्टर्ड का, तो फिर आप सुनिएगा क्या होगा। ये सेल यहां से निकलेगी, यहां जाएगी अनरजिस्टर्ड में, लेकिन जब 7444 फेस पे जाएगा तो 7444 में ये पड़ा है 2000, इसको दोबारा निकालेंगे यहां से और यहां डालेंगे और इसका इनपुट डेड करेंगे। ये सारी कहानी थी। सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ये तो एंड कंज्यूमर है, तो इसको आपने 18% में ले जाना था। परचेज है, कुड नॉट बी क्लेम, वो ठीक है, भूली भी परचेज है। परचेज यही है ना, कुड नॉट बी क्लेम, हाँ। परचेज ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विच इज यूज्ड इन एग्जाम्ड सेल, ओ विच इज यूज्ड इन एग्जाम्ड गुड्स एक्सपोर्टेड टू मलेशिया। ये एग्जाम्ड गुड्स में इस्तेमाल हुआ जब, ठीक है, ये खास किस्म की थी, तो इसको नीचे ला के अलग से वर्किंग 2.1 की बजाय मैंने नीचे बोल्ड करके शो कर दिया है। परचेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स 30%, तो ये परचेज रिटर्न रिकॉर्ड कर देनी थी आपने। नेक्स्ट जी, 9 लाख, ओ मेरे भाई 12 अगस्त के ना 180 दिन, फरवरी में कोई पता नहीं 3, 4, 5 फरवरी को पूरे हो रहे थे, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि थोड़ी सी पेमेंट हमारे महीने की, थोड़ी सी अगले की। 3, 4 फरवरी को मुजरिम साबित हो गया था, इसलिए पूरी परचेज आपने उल्टानी थी। 90 पे 80%, 18% लगा के, कितने उल्टी हुई है, पूरी परचेज उल्टानी थी 90 पे 18% लगा के। किधर है, ओके। डेबिट नोट वॉज इशू टू सप्लायर फ्रॉम 8 लाख ऑन मार्च। अच्छा, डेबिट नोट से ना परचेज रिटर्न जब हो तो हुकूमत को फ़ायदा होता है, ये एडजस्टमेंट जब मर्जी की जा सकती है। डेबिट नोट जाके देख लीजिएगा, परचेज के केस में परचेज रिटर्न में इशू होता है। A machine was acquired, machine is solely used for exempt sale, आसान। सेल्स टैक्स हैज़ बीन पेड फॉर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक टू, यार ये जो फैक्ट्री को बिजली सप्लाई हो रही है ना, एक लाइन में लिखा हुआ था कि फैक्ट्री 20% जो है वो वर्कर्स की रेजिडेंस में यूज़ हो रही है, तो यार फिर घर का बिजली का बिल तो नहीं माइनस होगा ना, ये तो लॉजिकल सी बात है। तो फिर 80% सिर्फ माइनस करना था, 1.5 लाख का 80%। कंस्ट्रक्शन मटेरियल ऑफ 20 लाख हैज़ बीन परचेज्ड, 60% ऑफ द मटेरियल वाज यूज्ड फॉर, बस परचेज़ किया तो फिर परचेज़ रिकॉर्ड करनी है ना, पहले तो परचेज़ में नहीं पड़ा हुआ। 60% वाज यूज्ड फॉर रेनोवेशन, ये परचेज़ डेड कर देनी थी, 2000 का 60% और 2000 का 40% परचेज़ में डालना था। और फिर इसके बाद जब ये सेल हुआ था तो सेल में भी डालना था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगले ने उठाई हैं चीज़ें या नहीं उठाई, तो सेल में भी डालना था माय डियर। परचेज में इसलिए डालना था कि इंक्लूड नहीं था, सेल में इसलिए डालना था कि इंक्लूड नहीं था। बाकी मैंने कहा था एंड कंज्यूमर को चीज़ें बेचे तो लिख दिया करें एंड कंज्यूमर और कॉटन इंडस्ट्री को कि हमने उस पर 4% नहीं लगाया। अच्छा जी, यार इसमें हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अगर पिछले 10 साल का नोटिस इशू किया जाए तो फिर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जो है वो 2 साल के अंदर अंदर हो सकती है। ये जाके बेस्ट जजमेंट असेसमेंट का सेक्शन पढ़िएगा, वहाँ से आपको याद आ जाएगा। तो ये वाले हमने 2 साल काउंट किए थे। और अगर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट के खिलाफ आपको एतराज़ है तो आप जा सकते हैं किसके पास, कमिश्नर अपील के पास। कमिश्नर अपील के पास चले जाएं या आप हाई कोर्ट चले जाएं। अगर केस 20 मिलियन से नीचे वाला है तो आप कमिश्नर अपील के पास चले जाएं, अगर 20 मिलियन से ऊपर वाला है तो 30 दिन के अंदर हाई कोर्ट। यानी 30 दिन का बताना था, क्योंकि रेमेडी बता देते साथ कितने दिनों में अवेल कर सकते हैं। हाई कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया है, कमिश्नर आपके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है और अदर ईयर्स का भी केस पेंडिंग है, इसमें भी सेक्शन लिखा हुआ है। आप देखेंगे आपको याद आ जाएगी बात। ये एक सवाल था, इनका कैपिटल था 60 मिलियन। इनको फुल टाइम वो नहीं देना था क्योंकि ये काफ़ी लेट बनी है एओपी,
ये मेरे ख्याल से कोई पता नहीं 2000 कब बनती, तो फिर आपने देना था वुमेन एंटरप्राइज वाला टैक्स क्रेडिट, तो वो नहीं इनको मिलना था। ऑल सेल्स आर मेड टू से, ये सेल्स एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है। ऑल सेल्स आर मेड टू सेल्स टैक्स डिस्ट्रीब्यूटर एक्सेप्ट अ सेल ऑफ 158। ओए, एक बंदे को अनरजिस्टर्ड को 100 मिलियन से ऊपर की सेल नहीं कर सकते। इसमें 158.6 नहीं, 158.6 इसमें नहीं पड़ा हुआ। ऑल सेल्स आर मेड टू एक्सेप्ट अ सेल ऑफ 158.6 इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। माय डियर, सेक्शन 21 का सबसे आखिरी पॉइंट खोल के देखें, उसमें लिखा हुआ है सेल आपने उठानी है एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स। तो 158.6 नहीं 400 में पड़ा हुआ, 158.6 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 100 पड़ा हुआ था इसमें। तो 400 में देख लेना था बुरी सेल कौन सी है, बुरी सेल का इनपुट डेड करना था, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी, पॉइंट आपको याद आ जाएगा। हो, सवाल सेल से स्टार्ट करना था, जिन्होंने प्रॉफिट से स्टार्ट किया उनको 0 नंबर दे दें मार्क करने वाले। सैलरी 5 मिलियन की नसरीन की ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में पड़ी हुई है, यहां से माइनस कर देनी थी आपने 5। टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड की फिगर आ जानी थी। 8 मिलियन का लॉस है, ये भी माइनस कर देना था, बल्कि खुद लॉस गेन निकालना था। मशीन इंपोर्ट की है पिछले साल, इसकी कस्टम ड्यूटी और विदहोल्डिंग टैक्स है। कस्टम ड्यूटी मशीन में पड़ी रहने देनी चाहिए थी आपको, विदहोल्डिंग टैक्स माइनस। आपको मशीन की कॉस्ट लेनी थी 25 मिलियन। लोन है 80,000 पाउंड का, 80,000 पाउंड का, जो रकम मार्च को पिछले साल लिया है और पिछले ही साल रीपे हो गया। तो लोन की रीपेमेंट पे जो एक्सचेंज गेन लॉस आना था उसको आपने एसेट की कॉस्ट में एडजस्ट करना था। और डिस्पोजल हुई है रकम मार्च 23 को, कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल 20 मिलियन इन कैश एंड अ पीस ऑफ लैंड। अच्छा, चीज़ें जब बिके ना तो फेयर वैल्यू या बदले में जो चीज़ें आई, विच एवर इज हायर, ये आपको आखिरी क्लासों में कराया था, इसलिए सोल्यूशन में देखें फेयर वैल्यू, एक्चुअल और फेयर वैल्यू, विच एवर इज हायर को लिया हुआ है। बाकी ये देखें मशीन की कॉस्ट थी 25, इसमें एक्सचेंज गेन आया था, एक्सचेंज लॉस आ रहा होगा 315, हाँ 330। भाई ये इधर लॉस है, एक्सचेंज लॉस, ये आपके सोल्यूशन में इंशाल्लाह सही होगा। तो एक्सचेंज लॉस आ रहा था, लॉस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करना था, पिछले साल का इनिशियल अलाउंस निकालना था, पिछले साल की डिडक्शन निकालनी थी, सिर्फ हमारे साल की डिडक्शन रिकॉर्ड करनी थी 2.5। अच्छा जी, हमारे साल की डिडक्शन भाई, वो हमारे साल की डिडक्शन नहीं डाली हुई हमने मेरे ख्याल से, इसको देख लेना, सोल्यूशन आपको इंशाल्लाह सही मिलेगा। टैक्स ईयर 2022 है ना हमारा साल, अच्छा टैक्स ईयर 2023 है, तो सेल कब हुई है, यकम मार्च 2023 को। अच्छा, ये तो पिछले साल का डिडक्शन है माडियर, हमारे साल तो डिडक्शन चार्ज नहीं होनी थी, मादरत हमारे साल डिडक्शन चार्ज नहीं होनी थी कि नो डिडक्शन द ईयर ऑफ डिस्पोजल, तो बस ठीक है, गेन लॉस खाली निकलना था, सही हुआ है सोल्यूशन। 14.2 और गेन हो गया 8.8 को मैं अदर इनकम में ले गया हूँ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस में खालिदा ऑन अ लोन यूज, ये तो खालिदा का पर्सनल है, इसको अलाउड डिसअलाउ हो जाना। तो 20% डोनेशन, रिमेनिंग अमाउंट बस, हो ये तो अर्थक्वेक तुर्की में, ये तो हमारी डोनेशन नहीं है, डोनेशन सिर्फ 20% अलाउ होनी थी, तो डोनेशन टोटल में से 20% माइनस कर देनी थी। इस पर टैक्स क्रेडिट मिलना था और ये भी खर्चा नहीं था, और इसको इसलिए माइनस करना था, ये इसलिए माइनस किया है 2.4 कि ये बिजनेस का खर्चा नहीं है बल्कि टैक्स क्रेडिट है, इसको इसलिए माइनस किया कि ना बिजनेस का खर्चा है ना टैक्स क्रेडिट है। असल में थीम ये है टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। बाकी रेट ऑफ एक्सचेंज रेट दिए हुए हैं। अच्छा जी, एक अब एडजस्टमेंट मारनी थी आपने, ये तरह आप जाके ना सेक्शन 21 का सबसे आखिरी पॉइंट रिवाइज कीजिएगा, तब आपको याद आएगा, वो पहले रिवाइज करके आए फिर ये देखें। बिजनेस के टोटल खर्चे, उनको अगर आपने अनरजिस्टर्ड बंदे को सेल किया तो एक कैलकुलेशन करेंगे, 245 बिजनेस के सारे खर्चे हैं, 400 की सेल के लिए हुए थे, तो बताओ 130 की जो 158.6 वाले की सेल एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है, बताओ
पूरे खर्चे 220, सारी सेल के लिए 400 की 245 सारे खर्चे सारी सेल के लिए। तो बताओ बुरी सेल के खर्चे कितने, लेकिन इसको कंपेयर करना होता है 10% ऑफ खर्चों से, तो लोअर 24.5 था, तो लोअर आपने डिसअलाउ कर देना था। तो टोटल माइनस डिसअलाउड इज इक्वल टू अलाउड। ये जरा जाके देखिएगा सेल से चलते हुए उधर कैसे किया हुआ था, उस तरह करना था। और बस ऊपर तो टैक्स लाइबिलिटीज और टैक्स क्रेडिट दिया हुआ है, लेकिन सवाल में सेल क्योंकि 100 मिलियन से ज़्यादा है, इसलिए हमने 1.25% से कंपेयर किया, क्योंकि कहीं ये नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद आपने कंपेयर करना होता है सेल का 1. वो 93 लेके आ रहा था, हमने कहा कम से कम 5 तो दे दो, चार्जर लाइन, तो 93 ही देगा ना, जाहिर सी बात है। एक पाकिस्तानी कंपनी है डेट सिक्योरिटीज जॉन स्मिथ को दी है, ये चैप्टर 13 में देखिएगा, सेक्शन नंबर भी लिखा हुआ है, जो कि इंटरेस्ट पे कर रहा है ऑफशोर फंड्स आर यूज्ड इन बिजनेस इन पाकिस्तान, इज इंटरेस्ट इनकम एग्जेम्प्ट। हाँ, अगर एसोसिएट है लिख के आना था तो एग्जेम्प्ट है, और अगर एसोसिएट नहीं है तो एग्जेम्प्ट नहीं है। अगर एसोसिएट है तो एग्जेम्प्ट नहीं है, और अगर एसोसिएट नहीं है तो एग्जेम्प्ट है, ये लिख के आना था। डेविड द सिटीजन ऑफ यूके वर्क्स इन पाकिस्तान अंडर एन एड एग्रीमेंट, ये एड एग्रीमेंट वाला एग्जैक्ट ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह, इसका कोई मसला ही नहीं। यार अहमद एक सिटीजन है पाकिस्तान का, पाकिस्तान आया 10 साल बाद, तो 4 साल से मुसलसल नॉन रेजिडेंट है, उसने फॉरेन सोर्स इनकम कमाई है चाइना में, इसको चाइना कर देना, चाइना में 2024, 25 और 26 में, अंडर 2 सिनेरियोज। यार असल में रूल दिया था जिस साल आके रेजिडेंट बना उस साल, उससे अगले 2 साल इसकी इनकम माफ है। अच्छा देखो, अब जरा गौर से सुनना, इस पहले सिनेरियो में वो आया इस दिन, तो अच्छे खासे दिन पाकिस्तान में रुका, 180 से ज्यादा, तो बन गया रेजिडेंट। जब वो बन गया रेजिडेंट इस साल, तो उसकी 24 और 25 की इनकम माफ होगी। लेकिन अगले सिनेरियो में वो 5 जनवरी 24 को आया है, तो इस साल वो नॉन रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है। जब इस साल वो नॉन रेजिडेंट है, तो माय डियर नॉन रेजिडेंट्स की पाकिस्तान फॉरेन सोर्स इनकम चैप्टर 4 की रोशनी में माफ है। ये सॉल्यूशन में लिख के आना था। तो बेसिक रूल है कि 2024 की इनकम उसकी इसलिए माफ है कि ही इज नॉट रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट की फॉरेन सोर्स इनकम चैप्टर 4 की रोशनी में माफ है। हाँ, इसको बेनिफिट जरूर मिलना था, जिस साल वो रेजिडेंट बना उस साल, और उससे अगला 1 साल इसकी फॉरेन इनकम माफ होनी थी। 25-26 में जरूर करेंगे। यार इस सेक्शन में ये कहीं नहीं लिखा होता इनकम पाकिस्तान लाए या ना लाए, तो दोनों में एक नोट भी डालना था जिसके नंबर होने थे कि 60% वो लाया है, इससे एग्जेम्पशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या जाफर ने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए डोनेशन दी है, बिल्कुल ये एक वो है, अल्लाह आपका भला करे, अवॉइडेंस है, लॉ के अंदर रहते हुए लॉ टैक्स बचाना है, उसमें क्या मसला है। तीसरा पढ़ें, अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए शमीम ने अपने बिजनेस में अपने आप को ही तनख्वाह दे दी। ये इसने गलत किया, ये इसने इवेड किया लॉ। बिजनेस के न्यूमेरिकल्स में हम इसको ऐड करते थे, इसकी वजह से इसका प्रॉफिट बढ़ेगा। ये लोअर टैक्स इसने देना चाहे। इन ऑर्डर टू रिड्यूस अ टैक्स, शमीम हु रन्स हर ओन बिजनेस पेड हर सैलरी कीपिंग इन व्यू दैट लोअर रेट्स आर एप्लीकेबल ऑन सैलरी। अपने आप को सैलरी दी, फिर सैलरी में डाल भी ली होगी, ये तो अजीब सी इसने बात की है। वैसे अपने आप को सैलरी दी, बिजनेस के खर्चे भी कम किए, और उधर से सैलरी में डाला ताकि सैलरी में कम रेट लगे, तो बहुत प्लानिंग की इसने। तो सैलरी में जाना नहीं और बिजनेस का खर्चा नहीं, बिजनेस में एडबैक होगा और सैलरी में फेस पे जाएगा ही नहीं। तो शमीम विल पे लो टैक्स ऑन इनकम ऑफ सैलरी एंड विल क्लेम डिडक्शन ऑफ सैलरी अंडर दैट बिजनेस विच इज नॉट अलाउड। वो लोअर टैक्स पे करेगी सैलरी पे जानबूझ के, और सैलरी को बिजनेस में माइनस करेगी। ये 2 ब्लंडर हैं, दिस इज टैक्स इवेजन। यार सखी ने 50% अहमद को सैलरी दी है इन कैश, वेरस 50% सैलरी दी है उसके बैंक अकाउंट में, तो सैलरी 50,000 है। 32,000 से ऊपर की सैलरी कैश में पे हो ही नहीं सकती। सखी पेज 50% ऑफ अहमद सैलरी, डेट इज 50,000 इन कैश, वेरस रिमेनिंग 50% ऑफ हिज सैलरी उसने, यानी कि लाख उसकी तनख्वाह थी, 50% कैश में दे दी, 50% चेक में। भाई एसएल ने खर्चा क्लेम किया है 50,000, इससे एसएल को तो नुकसान हुआ,
एसएल को नुकसान हुआ, याद रखिएगा। एसएल जब अपने खर्चों में 50,000 ज़रब 12 6 लाख माइनस करेगा तो इसके खर्चे कम हो जाएंगे, लेकिन अगर 1 लाख ज़रब 12 माइनस करता और पूरी क्रॉस चेक में देता, इसने कैश में दे दी है, पूरी ही डिसअलाउ होगी। वैसे तो 1 रुपया नहीं दे सकते आप कैश के अंदर अगर 32,000 से ऊपर सैलरी है, तो पूरी डिसअलाउ होनी है। लेकिन सवाल अभी ये नहीं है, सवाल क्या है? सवाल एक तो बिजनेसमैन के एंगल से देखें, एक एम्प्लॉय के एंगल से देखें। बिजनेसमैन के एंगल से अगर मैं बात करूं तो बिजनेसमैन ने भी इवेजन की है, पूरा 50,000 माइनस नहीं करना चाहिए, इसको 0 रुपए माइनस करना चाहिए, क्योंकि इसने कैश में पे किया, इसलिए इसका खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा और बिजनेसमैन को भी नुकसान होगा इससे। लेकिन असल उसने सोचे जरा एम्प्लॉय को फायदा पहुंचाने की कोशिश की है कि उसने अपना खर्चा रिकॉर्ड किया है 50,000, एम्प्लॉय भी हुकूमत को कहेगा कैश तो मुझे मिला नहीं, 50,000 की तनख्वाह मिली है। ये थोड़ा सा टेक्निकल था, तो एम्प्लॉय भी कहेगा मुझे 50,000 मिला है, वो अपनी सैलरी इनकम कम करेगा। ये भी एक एंगल था। सखी पेड 50% इन कैश सो दैट ओनली 50% मे बी डिस्क्लोज टू टैक्स अथॉरिटीज बाय अहमद। ये लिखना था सोल्यूशन में, मैं डाल दूंगा। एंड टैक्स बर्डन ऑन अहमद मे बी रिड्यूस्ड, और उस पर सैलरी पर टैक्स कम होगा, विच इज अगेंस्ट लॉ। दोनों के एंगल से डिवीजन थी। उसको भी 50,000 क्लेम नहीं करना चाहिए क्योंकि उसके बिजनेस का खर्चा नहीं है। अगर कोई इस पे लिखा है तो मार्कर इस पे भी नंबर दे दें, और अगर जो है वो इस एतबार से आप लिख के आए कि एम्प्लॉय को जो सैलरी मिली है वो 50,000 रुपया है और उसने कम शो की है, तो ये भी इवेजन है, उसको पूरी लाख शो करनी चाहिए थी। बाकी तो देख लीजिएगा, ये सवाल एज इट इज था सेक्शन 161 में से। ठीक है जी, अल्लाह आप हज़रात को पास करें। अस्सलाम वालेकुम।